हम्म। तो आगे पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे पेपर को, है ना। देखो, सबसे पहले तो टॉपिक जो बचा है इस चैप्टर में वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले इसी को पढ़ लेते हैं। तो टॉपिक का नाम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, शॉर्ट में कहते हैं HGP। 13 साल का ये प्रोजेक्ट था। ये चला था 1990 से 2003 तक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इसमें 20-25 मिनट का बीच में ऐसा टॉपिक है जो समझने का है और काफी कुछ सुनने का है, क्योंकि आखिरी पार्ट है ये। तो चलो देखते हैं, सुनो। अभी 2-4 लाइन ही मुझे जुड़वानी होगी, और वो भी एनसीईआरटी में, ताकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम की का टॉपिक आज के बाद कभी भी पढ़ना है सिर्फ एनसीईआरटी से। एक दो छोटे छोटे डायग्राम भी आएंगे, वो भी चाहो तो एनसीईआरटी में लगा देना, है ना। अभी समझने की बात करते हैं, शुरुआत सुनने से। सुनो भाई, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हमारा जेनेटिक मेकअप कौन डिसाइड करता है? जीन, डीएनए बेस सीक्वेंस। हमारा जेनेटिक मेकअप डीएनए का बेस सीक्वेंस डिसाइड करता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि जब दो लोग दिखने में अलग हैं, दो लोग जब दिखने में अलग हैं, मतलब उनके डीएनए का बेस सीक्वेंस भी कुछ ना कुछ तो अलग होगा। तो बोले क्यों ना ऐसा किया जाए, दो ह्यूमन के जब बेस सीक्वेंस थोड़ा बहुत अलग है, तो क्यों ना ह्यूमन का सारा डीएनए का बेस सीक्वेंस पता कर लिया जाए। कहां ए है, कहां जी है, कहां टी है, कहां सी है, सारा पता कर लिया जाए। ओ भाई देख, डीएनए सीक्वेंस की बात है, अभी सुन ले। हाँ, ह्यूमन के डीएनए का पूरा बेस सीक्वेंस पता कर लिया जाए, ये सोचा। लेकिन बात ही ऐसा सोचा क्यों? क्योंकि 1990 आते आते जेनेटिक इंजीनियरिंग इतना एडवांस हो चुकी थी कि सेल से कोई भी डीएनए का टुकड़ा निकाल सकते थे और उसकी क्लोनिंग कर सकते थे। क्लोनिंग मतलब मल्टीपल कॉपी बनाना, सेल से डीएनए का टुकड़ा निकालना और उसकी मल्टीपल कॉपी बनाना, ये पॉसिबल हो चुका था। और डीएनए का बेस सीक्वेंस पता करने की भी सिंपल और फास्ट टेक्निक आ चुकी थी। डीएनए का बेस सीक्वेंस पता करने की सिंपल और फास्ट टेक्निक आ चुकी थी। सेल से डीएनए निकालना, उसकी मल्टीपल कॉपी बनाना पॉसिबल हो चुका था, और डीएनए का सीक्वेंस भी पता कर सकते थे। तो लोगों ने बोला थोड़ा थोड़ा डीएनए क्यों सीक्वेंस करके पता कर रहे हो, एक बार में सारा डीएनए सीक्वेंस कर लो। तो स्टार्ट हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, 13 साल का प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था थोड़ी देर के लिए। फर्स्ट पैराग्राफ बोल चुका हूं मैं, एक एक लाइन बोलूंगा। फर्स्ट पैराग्राफ बोल चुका हूं, अब मुझे सेकंड बोलना चाहिए। लेकिन उसके पहले मैं लास्ट पैराग्राफ की 3-4 लाइन बोलने, मतलब इसी पेज के लास्ट पैराग्राफ की 3-4 लाइन बोलना चाह रहा हूं। क्या, किस प्रोजेक्ट को शुरू किसने किया? तो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। ठीक है। बाद में मेजर पार्टनर के फॉर्म में, मेजर पार्टनर के फॉर्म में इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया वेलकम ट्रस्ट यूके। वेलकम, वेलकम में डबल एल है, वेलकम ट्रस्ट यूके ने मेजर पार्टनर के फॉर्म में इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया। बाद में कुछ और कंट्रीज ने भी कंट्रीब्यूशन दिया। केएफसी है जैसे, वैसे जेएफसी कर लो। जापान, फ्रांस, चाइना, जर्मनी एंड अदर्स, मतलब दूसरी कंट्रीज ने भी कंट्रीब्यूशन दिया। जापान, फ्रांस, चाइना, जर्मनी एंड अदर्स। तो किसने क्या कंट्रीब्यूट किया उसकी बात हो गई। अब मैं बात करता हूं, वापस जा रहा हूं सेकंड पैराग्राफ, अब कंटिन्यूटी में चलूंगा। तो देखिए,
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कहा जाता है मेगा प्रोजेक्ट। अब इसको मेगा प्रोजेक्ट कहने की दो वजह है। पहली वजह इसकी कॉस्ट। देखो ह्यूमन जीनोम में जीनोम समझते हैं क्या? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज वन जीनोम। किसी को कंफ्यूजन है तो एनसीईआरटी की छत में ऊपर लिख दो जहां पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हेडिंग है। जीनोम का मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज वन जीनोम। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज वन जीनोम। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज वन जीनोम। ठीक है। अरे तभी तो हम डिप्लॉइड है, क्योंकि हमारे पास दो जीनोम है। 23 क्रोमोसोम का एक सेट, एक जीनोम पापा से, 23 क्रोमोसोम का दूसरा सेट, दूसरा जीनोम मम्मी से। अच्छा सुनो, अब मैं ये बोल रहा हूं ह्यूमन जीनोम कितने बेस पेयर है? 3 बिलियन बेस पेयर। पता है 1990 के जमाने में एक बेस पेयर का सीक्वेंस पता करने की कॉस्ट आ रही थी $3। मतलब डीएनए में एक जगह ए के सामने टी है, बस इतना पता करने में $3 खर्च होने थे, एक बेस पेयर का सीक्वेंस। तो यहां तो 3 बिलियन बेस पेयर है, तो इंटू $3 कर दो तो कितना हो गया? 9 बिलियन US$ खर्च होने थे। तो इसको मेगा प्रोजेक्ट कहे जाने की पहली वजह इसका कॉस्ट था, बहुत ज्यादा खर्च होने वाला था। दूसरा है आजकल नहीं लगता इतना। आजकल तो कोई भी अपना जीनोम सीक्वेंस करवा लेता है। लगभग 70,000 रुपए लगते हैं। 70,000 रुपए लगते हैं, कोई भी जीनोम सीक्वेंस करा सकता है। हाँ जीनोम सीक्वेंस कर लो, फिर पेन ड्राइव में डाटा ले लो, फिर बोलो मेरे क्रोमोसोम 1 में ATGC है, तेरे पास क्या है? एक्चुअली जो पेरेंट्स होते हैं, जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो जीनोम सीक्वेंस करा लेते हैं, कैरियोटाइप भी करवा लेते हैं, जीनोम सीक्वेंस भी, ताकि कोई भी चांस अगर जेनेटिक डिसऑर्डर का दिखे तो बच्चे का एबॉर्शन करा देंगे। और अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर की तरह यूज कर सकते हैं जीनोम सीक्वेंस करा के। क्लियर है? अच्छा ठीक है। नहीं तुम लोग बोलो हम क्या करेंगे अपने जीनोम को सीक्वेंस करा के। ठीक है, चलिए आ जाइए इधर सुनिए। ह्यूमन जीनोम 3 बिलियन, एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा थी उस समय, दूसरा सुनो 3 बिलियन बेस पेयर डाटा है। इसको अगर लिखने बैठे ना बुक के फॉर्म में, टाइप करना चाहे बुक के फॉर्म में इतना डाटा ATGC टाइप करना चाहे तो ध्यान देना, पता चले तू ऐसे है, ऐसे मुड़ रहा है, उधर से कुछ एस्टेरॉइड या मेटेरॉइड आकर टकरा जाए, फिर ना बोलना कुछ भी, है ना? हाँ संभल के रहना। अब मेरी बात सुनो, अगर 3 बिलियन बेस पेयर डाटा को अगर किताब में लिखोगे तो अगर एक बुक में 1000 पेजेस हो, हर बुक में 1000 पेजेस हो और हर पेज में 1000 लेटर्स लिखे जाए तो ऐसी 3300 बुक्स लगेंगी। 3 बिलियन बेस पेयर डाटा, इतना डाटा अगर बुक में टाइप करके रखना चाहोगे तो 3300 बुक्स लगेंगी। कब? जब हर बुक में 1000 पेज है और हर पेज में 1000 लेटर है। इतनी बुक कौन टाइप करेगा? अब मान लो किसी ने टाइप कर भी ली तो फिर पढ़ेगा कौन उसे? लोगों से ये पतली सी किताब तो संभलती ना है, समझ गए? इसीलिए एनसीईआरटी कहती है एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा जनरेट होने वाला था, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा जनरेट होने वाला था। इसीलिए नेसेसरी हो गया क्या? यूज ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस, मतलब कंप्यूटर्स की। किस लिए? ताकि इतना सारा डाटा स्टोर किया जा सके, डाटा का एनालिसिस किया जा सके और डाटा का
रिट्रीवल किया जा सके, मतलब रिट्रीव किया जा सके। रिट्रीव करना समझते हैं, दोबारा देखना चाहिए। अरे जैसे मोबाइल की भाषा में बोलूं, बैकअप। बैकअप होता है ना मोबाइल में, कि कोई चीज गायब हो गई, वो दोबारा देखना है तो बैकअप फाइल है। वैसे ही रिट्रीवल। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इतना सारा डाटा कौन टाइप करते बैठेगा, इसीलिए जरूरत पड़ी हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस की, मतलब कंप्यूटर्स की, ताकि क्या किया जा सके, डाटा को स्टोर किया जा सके, एनालिसिस किया जा सके, और जरूरत पड़ने पर दोबारा देखा जा सके। इसीलिए कहा जाता है एचजीपी के साथ साथ बायो की एक नई ब्रांच का डेवलपमेंट हुआ, जिसे कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब बताइए बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या, बताता हूं, लेकिन वो सेकंड पैराग्राफ की आखिरी की 3 लाइन पढ़ के देख लो भाई। आखिरी की 3 लाइन, सेकंड पैराग्राफ, ऊपर से सेकंड पैराग्राफ लिखा ना, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा expected to be generated necessitated the use of high speed computational devices. लिखा है, किस लिए? जिससे डाटा को स्टोर किया जा सके, रिट्रीव किया जा सके, एनालिसिस किया जा सके। फिर उसी के आगे लिखा है एचजीपी वाज क्लोजली एसोसिएटेड विथ डेवलपमेंट, रैपिड डेवलपमेंट in of a new area in biology called bioinformatics। अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, अब वो बताने जा रहा हूं, सुनिएगा। देखो, बायो की एक नई ब्रांच, जिसमें हम डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स करते हैं। किस लिए? नए नए मेथड डेवलप करते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर बनाते हैं। किसके लिए? फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। बायोलॉजिकल डाटा समझने के लिए, बायोलॉजिकल डाटा समझने के लिए नए नए टूल्स बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, मेथड्स डेवलप करना, यही कहलाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो एनसीईआरटी में लिखो डेफिनेशन बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, तो लिख दे a branch of biology that deal with branch of biology that deal with branch of biology that deal with development of branch of biology that deal with development of methods and software tools, methods and software tools for development of methods and software tools for understanding biological data, for understanding biological data। ठीक है, बायोलॉजिकल डाटा को समझने के लिए नए नए मेथड बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, क्या कहलाएगा? बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इसके बाद एनसीईआरटी में क्या दिया? गोल्स, कि एचजीपी के क्या गोल थे। तो चलिए 6 गोल दिए हैं, वो 6 गोल देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 करके। पहला देखो, पहला गोल देखो क्या है, कि ह्यूमन में जितनी भी जीन्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करो। ह्यूमन में जितनी भी जीन्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करो, ये था पहला गोल। दूसरा गोल, ह्यूमन में 3 बिलियन बेस पेयर डीएनए है, 3 बिलियन बेस पेयर। उसका बेस सीक्वेंस पता करो, कहां ए है, कहां टी है, कहां जी है, सी है, ये पता करो, दोगे। तीसरा, इस इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करो। ये जो इंफॉर्मेशन है 3 बिलियन बेस पेयर, किसे? डेटाबेस में करो। चौथा, इंप्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, मतलब नए नए टूल्स बनाओ। अरे बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात कर रहा है, नए नए टूल्स बनाओ फॉर डेटा एनालिसिस। पांचवा, देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान, ओ मित्र मंडली, दोनों को सर फूटेगा, इधर देखो भी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान आपने
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान हमने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करी जो कि एचजीपी में यूज होने वाली है। एचजीपी में यूज करने के लिए आपने टेक्नोलॉजी डेवलप करी, लेकिन आगे आपको पता चला कि ये टेक्नोलॉजी उनके साथ भी शेयर करें। पढ़ो जरा पांचवा, टू ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। भाई आपने अपने काम के लिए टेक्नोलॉजी बनाई, लेकिन उस टेक्नोलॉजी से अगर किसी दूसरे इंडस्ट्री वालों को भी फायदा हो सकता है तो उसको शेयर करें दूसरे इंडस्ट्रीज वालों से भी, कोई दिक्कत तो नहीं है। और आखिरी गोल था टू एड्रेस ELSI दैट मे अराइज फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, मतलब टू एड्रेस एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के कारण अगर कोई एथिकल इशू आ जाए, लीगल इशू आ जाए या सोशल इशू हो जाए तो उनसे डील करना। मतलब क्या है? सुनो, मान लो आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, कुछ धर्म गुरु आपके खिलाफ आ गए कि ये धर्म के खिलाफ है, एथिक्स के खिलाफ है। क्यों धर्म के खिलाफ है? क्योंकि अगर आप डीएनए सीक्वेंस कर लोगे तो आपको पता हो जाएगा क्या कि ब्राउन आई कलर का बेस सीक्वेंस क्या है, ब्लू आई कलर लाने का डीएनए का बेस सीक्वेंस क्या है, डिंपल चीक्स आने का बेस सीक्वेंस क्या है, नॉर्मल चीक्स आने का बेस सीक्वेंस पता है, वेरी जीनियस IQ का बेसिक लाने का बेस सीक्वेंस पता है, और क्रिमिनल मेंटेलिटी के इंसान के लिए बेस सीक्वेंस पता है। सब कुछ पता हो जाएगा आपको, तो फिर तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से इंसान बनाने लगोगे। तो यू आर ट्राइंग टू बी ओवर गॉड, गॉड क्रिएशन से भी ऊपर जा रहे हो। धर्म के खिलाफ है। कुछ लोग लीगल नोटिस ले गए कोर्ट कि ये इलीगल है। किस रेस्पेक्ट में? यही कि अगर डीएनए सीक्वेंस पता चल जाएगा तो आप लोग तो अपने मर्जी के इंसान बनाओगे। और खास करके टेररिस्ट जैसे लोगों को मिल गया तो वे तो टेररिस्ट मेंटेलिटी वाले ही इंसान बनाएंगे, फिर तो पैदाइशी टेररिस्ट होंगे वो। तो इलीगल है ये डीएनए के साथ। और तीसरा, कुछ एनजीओ आ गए और बोलने लगे ये सोसाइटी के अगेंस्ट है, एंटी सोशल है। क्योंकि अगर आप एक ही पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस के इंसान बना दोगे तो सोसाइटी तो एक ही टाइप के इंसानों से भर जाएगी। हो सकता है सारे बुरे बुरे लोग भर दिए, फिर कैसे रहेगा इंसान? पता है, आने वाले टाइम पर अपन डिजाइनर बेबी बनाने वाले हैं। डिजाइनर बेबी मतलब 2030 तक में शायद बन जाए। अभी अभी एक न्यूज देखी थी मैंने, अभी जो उन्होंने सुपर बेबी बनाया है। हाँ, 3 लोग का डीएनए, वो सुपर बेबी है। मैं बोल रहा हूं डिजाइनर बेबी। डिजाइनर बेबी मतलब ये कि बच्चे में आई कलर ऐसा होना चाहिए, जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बन गया, न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो डीएनए है उसकी एडिटिंग होगी। जब हमें पता है कि AGTC GC GC से ब्राउन आई कलर है, लेकिन ये बीच में जो TGC है ना, इसकी जगह CAC कर दिया जाए तो ब्लू आई कलर होगा। तो वो वाला हिस्सा हटाकर वो लगाओ जिससे ब्लू आई कलर हो जाए। ऐसी पूरी एडिटिंग होगी, बच्चे को डिसाइड किया जाएगा कि बच्चा कैसा हो। इसे कह रहे हैं डिजाइनर बेबी। 2030 तक शायद आ जाएगा पहला। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, ये प्रैक्टिकल लेवल पर ही होगा, प्रैक्टिकल लेवल पर, कॉमर्शियल लेवल पर नहीं पहुंचेगा। नहीं, हर कपल पहुंच जाए। देखो डॉक्टर साहब, जैसे कंप्यूटर असेंबल कराना होता है अपन को, है ना, तो रिक्वायरमेंट बोलते हैं इतने GB रैम हो, इतना रोम हो, तो सब लिस्ट लेकर पहुंच जाएंगे। मेरे बच्चे की आईज ऐसी होनी चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए, चीक्स ऐसे होने चाहिए,
तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। जितने भी पेरेंट्स हैं सबसे पहले तो बोलेंगे कि देखो बच्चा चाहे जैसा भी दिखे, आईक्यू लेकिन हाई फाई होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सिर्फ प्रैक्टिकल लेवल पर इसी की बात कर रहा हूं कि अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द एथिक्स, अगेंस्ट द सोसाइटी लोगों ने बोलना शुरू किया। तो अगर ऐसे लोग आपके प्रोजेक्ट को रोकना चाहते हैं तो उनको समझाना कि भाई हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हम सिर्फ डीएनए का सीक्वेंस पता करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं, ताकि हम बीमारी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैसे भी समझाने, कुल मिलाकर उनको समझाना है कि भाई ऐसे इश्यू ना उठाओ, प्रोजेक्ट पूरा होने दो। देखो जब बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उनके पास एक टीम होती है लोगों की और लॉयर्स की एंड लाइक दैट, कि कोई भी अगेंस्ट द कंपनी कुछ रुकावट पैदा कर रहा है तो उनको समझाना, या तो कोर्ट के अंदर या कोर्ट के बाहर, जैसे भी है समझाना है। ठीक है? तो इस प्रोजेक्ट में भी एक टीम थी जिनका काम था, नहीं निगेटिव वाइज नहीं, इस टीम का यही काम था, लोगों ने अगर एथिकल इशू के हिसाब से इसको रोकना चाहा या लीगल या सोशल इशू, तो इस प्रोजेक्ट को चलते रहना चाहिए, लोगों को समझाना। कैसे समझाना है, नो कमेंट, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मतलब कुल मिला के समझाना था लोगों को। ठीक है भाई, गोल्स हो गए। अब चलिए आगे सुनिए, आगे सुनिए। देखो डीएनए, ह्यूमन डीएनए का जो सीक्वेंस है उसमें जितने तरह के वेरिएशन होते हैं, अगर सब पढ़ लिए जाए, ह्यूमन डीएनए में जितने तरह के वेरिएशन होते हैं सब पढ़ लिए जाए, उसके इफेक्ट पढ़ लिए जाए, तो हमें तो हर बीमारी के बारे में पता चल जाएगा। फिर तो ह्यूमन डीएनए में जितने तरह के वेरिएशन होते हैं सब पढ़ लिए जाए और उनके इफेक्ट पढ़ लिए जाए, तो हमें तो सब कुछ पता होगा। तो एक रेवोल्यूशन आ जाएगा, हम नए नए मेथड डेवलप कर पाएंगे फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, एंड वी विल बी एबल टू प्रिवेंट थाउजेंड्स ऑफ डिजीज। बीमारी को डायग्नोस करने के नए नए मेथड बना पाएंगे, बीमारी इलाज के मेथड बना पाएंगे और हजारों बीमारियों को रोक पाएंगे। ठीक, ये एनसीईआरटी बोल रहा हूं सब कुछ में। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान केवल ह्यूमन का डीएनए नहीं सीक्वेंस हुआ था, ह्यूमन छोड़कर कुछ और ऑर्गेनिज्म का डीएनए भी सीक्वेंस हुआ था। तो ह्यूमन छोड़कर जिनका भी डीएनए सीक्वेंस किया गया उन्हें कहते हैं नॉन ह्यूमन मॉडल। ह्यूमन छोड़कर जिनका भी डीएनए सीक्वेंस किया गया उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन ह्यूमन मॉडल। किसका किसका? वो अगले पेज के फर्स्ट पैराग्राफ में है। किसका किसका डीएनए सीक्वेंस हुआ? बैक्टीरिया, जैसे कि ई कोलाई, ईस्ट, ड्रोसोफिला जो कि फ्रूट फ्लाई है, ड्रोसोफिला दैट इज फ्रूट फ्लाई, और एक नेमाटोड है सीनोरेब्डाइटिस एलिगेंस। इसकी तो तारीफ भी एनसीईआरटी ने कर दी कि ये फ्री लिविंग है एंड नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड है, फ्री लिविंग और बीमारी नहीं फैलाता नेमाटोड है। और प्लांट्स लाइक राइस एंड अरेबिडोप्सिस, अरेबिडोप्सिस का मतलब है छोटी सरसों, स्मॉल मस्टर्ड, स्मॉल मस्टर्ड, इनके डीएनए भी सीक्वेंस हुए हैं। क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन नॉन ह्यूमन मॉडल है जिसका डीएनए सीक्वेंस किया गया था ड्यूरिंग एचजीपी, या कौन है जिसका डीएनए सीक्वेंस नहीं किया गया था? तो हमें एग्जांपल याद रखने के इनके इनके डीएनए सीक्वेंस हुए थे। बात आई क्यों किया? इनका डीएनए इसलिए सीक्वेंस किया, देखो हम इनको एक्सप्लॉइट करते हैं अपने फायदे के लिए, हम इन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन हो सकता है इनका डीएनए सीक्वेंस करने से हो सकता है हमें इनकी और कुछ नेचुरल कैपेबिलिटीज के बारे में पता चल जाए। इनका डीएनए सीक्वेंस करने से हो सकता है हमें इनकी कुछ और नेचुरल कैपेबिलिटी का पता चल जाए, ताकि हम इन्हें और ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सके। किस काम के लिए? किस काम के लिए एक्सप्लॉइट कर सके? एनसीईआरटी फोर्थ फिफ्थ लाइन देखना, एग्रीकल्चर के लिए, हेल्थ के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए,
और एनवायरमेंटल रीमेडिएशन के लिए। किस किस काम के लिए एक्सप्लॉइट करना है? एग्रीकल्चर के लिए, हेल्थ केयर के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और एनवायरमेंटल रीमेडिएशन के लिए। लिखा है क्या? एनवायरमेंटल रीमेडिएशन का मतलब लिख दो, क्या होता है? अरे कुछ नहीं, इन्वायरमेंट से पॉल्यूटेंट्स हटाना। तो इन्वायरमेंटल रिमेडिएशन का मतलब लिख दें वहीं पर, रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स, रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम इन्वायरमेंट, रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम इन्वायरमेंट, रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम इन्वायरमेंट। ठीक है, ओके। अब आगे सुनिए। मैंने बोला था ना 20-25 मिनट का टॉपिक ऐसा जो लगभग 20 मिनट का समझने का है, तो अच्छे से समझना, बहुत दूर दूर तक की बातें होगी, बायोटेक एंड ऑल दैट, तो बहुत ध्यान से समझना मेथोडोलॉजी। सुनिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मेथोडोलॉजी में, मतलब ये जो मेथोडोलॉजी हेडिंग है ना, से लेकर बॉटम तक ये समझने का है, और अगला पेज फिर से पूरा थ्योरी है। मतलब एक एक लाइन बोलते जाऊंगा खत्म हो जाएगा, वहां समझाने का भी कुछ नहीं है, डेटा है जो कि याद रखना है। ठीक है, चलिए। मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी में पहला है ईएसटी, एक्सप्रेस्ड। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मेथोडोलॉजी में दो अप्रोच थे, एक था ईएसटी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, और दूसरा अप्रोच था सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन से मेरा मतलब है, इसको हम कहेंगे ब्लाइंड अप्रोच। क्यों कह रहा हूं अभी दिख जाएगा आपको। ईएसटी क्या होता है? देखो, उन उन सभी जीन या डीएनए सीक्वेंस को पहचानो, टैग करो। उन सभी डीएनए सीक्वेंस को टैग करो या पहचानो जो अपने आप को आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। कुल मिला के उन जीन को पहचानो जो आरएनए बनाते हैं। समझ रहे हैं? फंक्शनल पार्ट की बात हो रही है। मतलब ईएसटी का मतलब है आइडेंटिफाई करें all the genes, identify all the genes that are expressed as RNA। मतलब उन जीन को पहचानना जो आरएनए बनाते हैं। मतलब फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए ढूंढने की बात हो रही है, सही है? और ये है ब्लाइंड अप्रोच। मतलब एक तरफ से फंक्शनल और नॉन फंक्शनल सारा डीएनए सीक्वेंस कर लो। ये नहीं देखना कौन फंक्शन कर रहा है कौन नहीं, सबसे पहले क्या करना है, एक तरफ से सारा डीएनए सीक्वेंस कर लो, फिर ढूंढना शुरू करो कौन सा पार्ट फंक्शनल है और कौन सा नॉन फंक्शनल, और जो फंक्शनल है वो क्या फंक्शन करता है, उस पर कमेंट करो। पता है एनोटेट करने का मतलब यहां पर क्या है? कमेंट करना। हिंदी में बोलूं, टिप्पणी करना। सीक्वेंस पर टिप्पणी करो। मतलब आगे जो पूरा सीक्वेंस पढ़ लिया, फिर ढूंढो कौन सा पार्ट फंक्शनल और कौन सा नॉन फंक्शनल, और जो फंक्शनल है सीक्वेंस उस पर टिप्पणी करो, कमेंट करो कि ये क्या काम करता है। तो सीक्वेंस पर कमेंट करना। तो उधर तो सिर्फ उन जीन को पहचानना था जो आरएनए बनाते थे, इधर क्या है, एक तरफ से सारा डीएनए सीक्वेंस का डालो, फिर ढूंढो कौन सा पार्ट फंक्शनल है और कौन सा नॉन फंक्शनल, और जो फंक्शनल है वो क्या फंक्शन करता है वो पता करो। क्लियर है? उस पर कमेंट करना है। तो ये तो अप्रोच हो गए, लेकिन बात यह है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया कैसे गया वो समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मेथड समझते हैं कैसे किया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो आ जाओ देखते हैं। अभी फिलहाल आप ये देखें, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सेल से लिया गया डीएनए, सेल से डीएनए निकाल लिया गया पूरा। अब ये जो डीएनए निकाला गया, इसके टुकड़े कर लो भाई,
डीएनए के टुकड़े कर लो बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, डीएनए के टुकड़े करवा दिए। अब बात आई, सर डीएनए के टुकड़े क्यों किए? टुकड़े इसलिए किए, एनसीईआरटी कहती है रिकॉल कि डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है, बहुत लंबा पॉलीमर है। इतने बड़े डीएनए की क्लोनिंग हम एक साथ नहीं कर सकते, इतने बड़े डीएनए की एक साथ मल्टीपल कॉपी नहीं बना सकते, ना इसका बेस सीक्वेंस पढ़ सकते। इतने बड़े डीएनए का सीक्वेंस एक बार में हम नहीं पढ़ सकते, हमारे पास टेक्निक ही नहीं है। तो सबसे पहले हमने डीएनए के टुकड़े किए। अब इन हर एक टुकड़े की क्लोनिंग करनी है। क्लोनिंग करनी है मतलब मल्टीपल कॉपी बनानी है। तो कैसे होगा? आ जाओ देखते हैं। नए नए शब्द आ रहे हैं। आप सब जानते हैं बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्लाज्मिड। तो बैक्टीरिया में जैसे प्लाज्मिड होते हैं, वैसे ही हमने आर्टिफिशियली कुछ प्लाज्मिड बनाए हैं। आर्टिफिशियली हमने भी कुछ प्लाज्मिड बनाए हैं। जैसे कि हमने तैयार किया है ना, प्लाज्मिड जैसा ही है ये। इसे कहते हैं BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बिल्कुल प्लाज्मिड जैसा। ये किसके लिए बनाया है? बैक्टीरिया के लिए। इसी तरह ईस्ट के लिए बनाया है YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्या काम आएंगे ये, वो देखना है अपन को। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मुझे क्या करना है? उन टुकड़ों की मल्टीपल कॉपी बनानी है, क्लोनिंग करानी है। कैसे होगा वो देखो। इसको यहां से काटो, BAC को ध्यान से, नहीं पता ना चलेगा कैसे हुआ था। देखो सबसे पहले इसे कट किया, तो कट किया तो लगभग ये, अरे सर्कल था भाई, खुल गया। इस सर्कल में फिट कर दो ये छोटा सा टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा फिट कर दिया। ठीक, अब इसको ट्रांसफर कर दो बैक्टीरिया में। जिस बैक्टीरिया में इसे डाल रहे हो, उस बैक्टीरिया को बोलेंगे होस्ट सेल। क्या? होस्ट सेल। तो बैक्टीरिया का ये तो खुद का न्यूक्लियोइड डीएनए है, और ये आप तो एक्स्ट्रा डीएनए डाल रहे हो, ये वाला, ये देखो, सही है। अब बैक्टीरिया को डिवाइड होने दो। जब बैक्टीरिया 1 से 2 बनेगा, बैक्टीरिया जब 1 से 2 बनेगा, क्यों बना? क्योंकि उसके खुद का न्यूक्लियोइड डीएनए डबल हो गया, इसलिए 2 बैक्टीरिया हो गई। जितनी देर में बैक्टीरिया 1 से 2 हुई, उतनी देर में ये भी 1 से 2 हो गया। कहने का मतलब मेरे डीएनए की पहले इस टुकड़े की 1 कॉपी थी, अब कितनी हो गई? 2। बैक्टीरिया 2 से 4 होगा तो मेरे इस टुकड़े की 4 कॉपी हो जाएंगी। बैक्टीरिया 1 से डिवाइड कर करके 1 करोड़ हो गया, तो मेरे डीएनए के, इस डीएनए के टुकड़े की कितनी कॉपी हो गई? 1 करोड़। यही है जीन क्लोनिंग या डीएनए के टुकड़े की क्लोनिंग। ये चाहते तो पीसीआर भी कर सकते थे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से एम्पलीफाई हो जाए, लेकिन इन्होंने वो मेथड नहीं अपनाया, उन्होंने ये मेथड अपनाया। सही है, लेकिन हर, इसीलिए BAC और YAC को पता है क्या बोलते हैं? क्या करा रहा है ये? क्लोनिंग करा रहा है टुकड़ों की, तो इसे बोलेंगे क्लोनिंग कराने वाला। वेक्टर, वेक्टर मतलब गाड़ी। अरे वेक्टर मतलब गाड़ी, क्लोनिंग कराने वाली गाड़ी। मतलब गाड़ी कौन है? BAC। पैसेंजर कौन है? अपना डीएनए। तो ये गाड़ी बैठा के ले गया किसको? अपने डीएनए को, बोले चल घुमा के लाता हूं। तो पैसेंजर कौन है? हमारा डीएनए, और गाड़ी है BAC। ले गया बैक्टीरिया में घुमाने, और घुमाते तो जा ही रहा है, साथ में हमारे डीएनए की कॉपी भी बनाता जा रहा है। तो घुमा भी रहा है और साथ में डीएनए की कॉपी भी बनवा रहा है। कॉपी बनवा रहा है इसलिए क्लोनिंग। और वेक्टर मतलब गाड़ी। ठीक है,
अच्छा, नहीं सिर्फ बीएसी के साथ नहीं, अरे भाई इतने सारे टुकड़े मिले, इस टुकड़े को यहां डाल दिया था, इसी तरह कुछ टुकड़े और बीएसी में डाले जाएंगे, वाईएसी में भी टुकड़े डाले जाएंगे। मान लो ये वाला टुकड़ा वाईएसी में डाला, तो वाईएसी को यहां से कट किया, फिर ये वाला टुकड़ा डाल दिया, लेकिन अब बैक्टीरिया में नहीं डालोगे, अब किस में डालोगे? ईस्ट में। ये ईस्ट में डाल दिया हमने अपना डीएनए का टुकड़ा। अब जब ईस्ट 1 से 2 बनेगा तो हमारे डीएनए की भी तो 2 कॉपी हो जाएंगी ना, तो हो तो रही है क्लोनिंग। तो बीएसी हो या वाईएसी, क्या कहोगे? क्लोनिंग वेक्टर। लेकिन अगर बीएसी में अपना डीएनए डाला है तो होस्ट सेल क्या यूज करोगे मल्टीप्लाई करने के लिए? बैक्टीरिया। लेकिन अगर वाईएसी में डाला है तो होस्ट सेल क्या यूज करोगे? ईस्ट। मतलब बीएसी वाईएसी में से कुछ भी यूज कर लो। मेरी बात ध्यान से, ओए दूर वालों, चुपचाप इधर देखो। कुछ बोलने का मन कर रहा है लेकिन पूरा कर लूं फिर बोलूंगा, याद दिलाना मुझे कुछ बोलना है। तो सुनो, अब मैं ये बोल रहा हूं, सेल से डीएनए निकाला, डीएनए के टुकड़े किए, और टुकड़े करने के बाद, टुकड़े इसीलिए किया था, ये सर्कल इतना बड़ा था, इस सर्कल को अगर काट के खोलूंगा भी तो इतना ही तो खुलेगा, तो इतना ही बड़ा डीएनए तो फिट होगा। इतना बड़ा डीएनए थोड़ी ना इस छोटे से सर्कल में फिट हो जाएगा, तो उसको काटना जरूरी था, क्योंकि जो वेक्टर है हमारा बीएसी वाईएसी, वो थोड़ा सा ही डीएनए तो ले जा सकता है अपने साथ। समझ रहे हैं? तो सुनिए, मैं बोल रहा हूं डीएनए को काटा, या तो बीएसी में इंसर्ट कर दिया या वाईएसी में। क्या है ये दोनों? क्लोनिंग वेक्टर। फिर अगर बीएसी में डाला तो बैक्टीरिया होस्ट सेल में डालो, वाईएसी में डाला तो ईस्ट होस्ट सेल में डालो, मल्टीप्लाई होने दो। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो साथ में हमारा डीएनए भी मल्टीप्लाई होगा। माना कि, अब एग्जांपल ले रहा हूं, ये ना पूछना अब ये 16 कहां से आया। माना कि मैंने हर टुकड़े की 16-16 कॉपी बना ली, एग्जांपल, हर टुकड़े की 16-16 कॉपीज बना ली सबकी। अब इनको जब 16-16 कॉपी हो गई तो इनको मारो और अपना डीएनए निकाल लो जो डीएनए डाला था। तो मेरे पास हर टुकड़े की कितनी कॉपी हो चुकी? 16-16 कॉपी। अब इन टुकड़ों को हम डालेंगे एक मशीन में जिसका नाम है ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड मतलब ऑटोमेटिक काम करेगा, डीएनए सीक्वेंसर, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। ऑटोमेटिक काम करने वाला है और डीएनए का सीक्वेंस बताएगा, इसलिए डीएनए सीक्वेंसर। ये सारे टुकड़े, हर टुकड़े कितने कितने कॉपी कर लिए? 16-16। इन टुकड़ों को डाल दो इस मशीन में कि भाई तू अब बता सीक्वेंस, तू बहुत बोलता मैं सीक्वेंस बताऊंगा, बता अब सीक्वेंस सबका। इस टेक्निक, इस मशीन के काम करने का मेथड डेवलप किया था फ्रेडरिक सेंगर ने। फ्रेडरिक सेंगर ने डेवलप किया था इस मशीन के काम करने का मेथड। फ्रेडरिक सेंगर ने इस मशीन के काम करने का मेथड तो डेवलप किया ही था, प्लस इन्होंने एक चीज और बताई थी, एक और चीज डेवलप किया था, एक मेथड डेवलप किया था जिससे पता चल सकता है कि प्रोटीन में पहला अमीनो एसिड कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा। मतलब दूसरी चीज क्या डेवलप करी उन्होंने? मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन। ये वो जहां पर वो लड़की की फोटो है ना, उसके पास वाला फोटो पढ़ो जरा, पैराग्राफ पूरा नहीं पढ़ना है, शुरुआत की 3-4 लाइन वहां तक पढ़ो। फ्रेडरिक सेंगर इज ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर developing method for determination of amino acid sequence in protein. लिखा है कि टुकड़ों को कहां डाल दिया? ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। और इस सीक्वेंसर के काम करने के मेथड को किसने डेवलप किया? फ्रेडरिक सेंगर ने। फ्रेडरिक सेंगर ने और क्या डेवलप किया? मेथड फॉर डिटरमाइनिंग एमिनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन। इतना ही था। अब सुनिए, ये मशीन को तो बोल दिया डीएनए सीक्वेंस बता, लेकिन ये मशीन बेचारी कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि इसका काम है डीएनए सीक्वेंस पढ़ना, लेकिन इसको यही नहीं पता
कि पहले कौन सा पढ़ूं, फिर कौन सा पढ़ूं, फिर कौन सा पढ़ूं, क्योंकि अलग गलत ऑर्डर में पढ़ लिया तो डीएनए सीक्वेंस गलत आ जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है इनको अलाइन करना कि कौन से टुकड़े के बाद कौन सा रखना है, फिर पढ़ेगा ये। और इंसान तो अलाइन कर नहीं सकता, इंसान को तो डीएनए ही नहीं दिख रहा है, तो कैसे अरेंज करेगा, ए है फिर टी है चलो अरेंज कर दो, नहीं। इसीलिए एनसीईआरटी कहती है एक स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया था, एक स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया था जो इन टुकड़ों को अरेंज करेगा। सबसे क्रूशियल पार्ट से गुजर रहे हो इस टॉपिक के। एक स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया था जो इन टुकड़ों को अरेंज करेगा। किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ सम ओवरलैपिंग रीजंस। किसके बेस पर? ओवरलैपिंग रीजन के। वो क्या है देखो, अभी तो बाहर बाहर बात कर रहा था, अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बात करता हूं, ध्यान देना। मान लो हमारे क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंस ये है, हमारे क्रोमोसोम 1 का बेस सीक्वेंस है, मान लो AGT CGT CT TGCAT, ये सीक्वेंस है मान लो हमारे क्रोमोसोम 1 का। तो क्रोमोसोम 1 का की तो 2 कॉपी है ना हमारे पास, तो दूसरे में भी यही होगा, AGT CGT CT TGCAT, यही सीक्वेंस दूसरे कॉपी में भी है। सही है? अच्छा, समझदारी क्या दिखानी है कि इन दोनों क्रोमोसोम को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से नहीं काटना है, अलग अलग एंजाइम से काटेंगे। मान लो मैंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 से काटा, किससे काटा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 से काटा, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 ने डीएनए को यहां से काटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 ने डीएनए को यहां से काटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 ने डीएनए को यहां से काटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 4 ने यहां से काटा। तो डीएनए के टुकड़े, अरे यहां की बात हो रही है, अभी टुकड़े काट रहा था जो अलग अलग एंजाइम से काटा, तो रैंडम टुकड़े हो गए। मतलब कौन कौन से टुकड़े इधर जनरेट हुए? एक टुकड़े में AGT है, एक टुकड़े में CGT CT है, एक टुकड़े में TGCAT है, यही है। और उधर वाले में एक टुकड़े में AGT CG है, एक टुकड़े में TCT TG है, एक टुकड़े में CAT है। यही टुकड़े हो गए, अलग अलग एंजाइम से काट दिया, टुकड़े कर लिए। अब मैंने हर टुकड़े की कॉपी करवा ली, क्लोनिंग, या तो BAC में डालकर या YAC में, BAC या YAC में डालकर हर टुकड़े की कॉपी बना ली। मान लो 16 कॉपी बना ली, हर टुकड़े की 16 कॉपी है। फिर इनको मारकर वो सारा डीएनए निकाल लिया, तो मेरे पास क्या है? हर टुकड़े की 16 कॉपी। इन 16 टुकड़ों को हर एक के 16 कॉपी इस मशीन में डाल दिया। तो ये कहां पड़ा हुआ है? सारे टुकड़े ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर में। लेकिन अब इस मशीन को तो पता ही नहीं कि पहले क्या पढ़ूं, फिर कौन, फिर कौन। और ह्यूमन भी अरेंज नहीं कर सकता, इसलिए एक स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया था जो ओवरलैपिंग रीजंस के बेसिस पर, जो ओवरलैपिंग रीजंस के बेसिस पर इन टुकड़ों को अरेंज करेगा। किसके बेस पर अरेंज करेगा? ओवरलैपिंग। स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया था। कैसे काम करेगा? देखो किस तरह काम होगा। तो टुकड़ों को तो डाल ही चुका था मैं यहां, अब उस स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम ने काम शुरू किया। सबसे पहले मान लो उसने पढ़ा AGT, पढ़ लिया। अब उसने ढूंढना शुरू किया ओवरलैपिंग रीजन, मतलब AGT से शुरू होता कोई दूसरा सीक्वेंस, AGT वाला कोई और है क्या? यहां है, कहां है? वो है AGTCG। तो सुनो, तो AGT ओवरलैपिंग, इसको बोल रहा हूं ओवरलैपिंग रीजन। और इसी बहाने ये भी पता चल गया कि अब जो आगे आएगा उसमें CT है, तो C और T से शुरू होने वाला कोई है क्या? ये है CT, नहीं ये भी नहीं है, CT ये रहा, कहां है? CT, अच्छा AGTCG है, सॉरी, हाँ सही है,
ठीक है, एजीटी के बाद क्या है, कंपेयर एजीटी, फिर एजीटी सीजी तो है। तो ये पता चल गया ना हमें कि इसके बाद अगला क्या सीक्वेंस आएगा, सीजी। तो सीजी वाला ढूंढो, ये रहा सी जी टी सी टी। ध्यान से सुनो, ये ओवरलैपिंग रीजन सीजी सीजी है ना। साथ में ये भी पता चल गया कि आगे जो आएगा उसमें टीसीटी है, तो टीसीटी वाला सीक्वेंस ढूंढना शुरू किया गया। तो ये रहा टीसीटी, टीसीटी टीजी। तो ये ओवरलैपिंग रीजन है टीसीटी टीसीटी। इसी बहाने पता चल गया अब जो आगे आएगा उसमें टीजी है, तो टीजी वाला ये रहा टीजी सीएटी। सही है, ओवरलैपिंग रीजन टीजी टीजी। मतलब अब पता चल गया कि आगे सीएटी है। ये लो, हो गया ना सीक्वेंस, देख लो उसी ऑर्डर में अरेंज हुआ है जिस ऑर्डर में ओरिजिनली था। किसके बेसिस पर, ओवरलैपिंग रीजन के बेस पर। तो समझदारी हमने इसको काटते समय दिखाई कि अलग अलग एंजाइम से काटा तो अलग अलग जगह पे कटा, तो इस तरह के ओवरलैपिंग रीजन अरेंज जनरेट हो गए। सही है। तो मेरे पास हर टुकड़े की 16 कॉपी करवा लिया था ना मैंने, एग्जाम्पल के लिए 16 कॉपी सबकी करवा ली थी। तो मेरे पास 16 बार ये सीक्वेंस है, 16 बार ये है, और 16 बार ये टुकड़े भी है, तो 16 कॉपी ये है। ये कहां अरेंज हो चुका है, रैंडम अरेंजमेंट की जगह एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो गया। कहां, ऑटोमेटेड यानी सीक्वेंसर में। अरे अब ये सीक्वेंसर जो है एक कंप्यूटर स्क्रीन से कनेक्टेड है, अब ये अपना काम करेगा। अब ठीक है, चलो देखते हैं। चलो आ जाओ, देखो भाई। तो मैं ये कह रहा था कि जब अरेंजमेंट हो ही गया है तो इसने रीड करना स्टार्ट किया, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन से कनेक्टेड था। तो इसने रीड करना स्टार्ट किया, ए जी टी सी जी टी सी टी टी जी सी ए टी, ऐसे पढ़ना शुरू किया। सीक्वेंस आ गया। मैं कैसे मान लूं, क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंस यही होता है। 32 बार सेम सीक्वेंस रीड कर रहा है, 32 टाइम सेम सीक्वेंस रीड करके बता रहा है। तो अब तो भरोसा करना होगा ना। अरे भाई याद है आपको 16 बार ये है, तो 16 बार तो इसने ये पढ़ा, फिर 16 टुकड़े, हर एक के 16 कॉपी थे ना, तो ये भी तो 16 बार है, तो ये भी 16 बार। तो टोटल कितनी बार पढ़ा सेम सीक्वेंस, 32 टाइम्स। तो मल्टीपल कॉपी इसीलिए तो बनाया था, ताकि एश्योर कर सकूं कि ये जो रीड कर रहा है क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंस वो 100% वही है। क्लियर है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान 24 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़े गए थे। 24 टाइप्स, कौन कौन से, 1 से 22 ऑटोसोम, 1 से 22 ऑटोसोम, और एक्स और वाई। प्रोजेक्ट 13 साल का था, 1990 से 2003 का। सब कुछ हो गया था, लेकिन क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग रह गई थी। क्रोमोसोम 1 थोड़ा बड़ा है, उसमें सबसे ज्यादा जीन है, तो क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग नहीं हो पाई थी 2003 में। तो जो आखिरी क्रोमोसोम है जिसकी सीक्वेंसिंग हुई थी वो था क्रोमोसोम 1। उसकी सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई थी मई 2006 में। कब, मई 2006 में। एक बार फटाफट रिकैप करता हूं। सेल से क्या निकाला, डीएनए, डीएनए के टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद क्लोनिंग कराई,
BAC YAC की मदद से हर एक टुकड़े की मल्टीपल कॉपी बना लिया, फिर उन टुकड़ों को निकाल कर मशीन में डाल दिया। मशीन सीक्वेंस अभी नहीं पढ़ेगा, आगे स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया जो इन टुकड़ों को अलाइन करेगा। किसके बेस पर? ओवरलैपिंग रीजंस के बेस पर। जब अलाइन कर दिया गया तब फिर इसने पढ़ना शुरू किया। बस यही था DNA सीक्वेंसिंग। हाँ, कुछ पूछ रहे थे, कौन सा बच्चे? यही तो समझदारी है, रैंडम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अपने समझने के लिए ऐसे ही लेंगे ना कि ऐसा नहीं हुआ होगा। सही है? हाँ, सेम होगा ना। हाँ, क्या? तो फिर इतना बड़ा सीक्वेंस एक बार में पढ़ के भी तो नहीं देने वाला है वो। क्लोनिंग भी तो नहीं कर सकते थे इतने सारे की। सही है। अच्छा, हाँ बोलो भाई। अलग अलग साइट पर, यही तो समझदारी है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो तो हमें किसी ना किसी तरह उसे एडजस्ट करना होगा। हम एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना कर रहे हैं अभी कि यार एक जगह सेम जगह कट गया, चलो एक दूसरी जगह भी कटवा देते हैं ताकि फिर से ओवरलैपिंग जनरेट हो। सब हो सकता है, लेकिन अभी तो हम समझ रहे हैं ना, बस तो समझने के लिए ऐसा जनरेट करो। हाँ, बच्चे ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, ऐसा हो वैसा हो। जो होता है वो बताया जा रहा है। हम ऐसी एंजाइम से काटेंगे कि ऐसा ना क्रिएट हो, नहीं दिक्कत हो जाएगी। हाँ देखो भाई। क्या? कुछ नहीं हाइब्रिड होगा बच्चे, कुछ हाइब्रिड नहीं होगा। हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं जब चाहूं अपनी इंसुलिन जीन बैक्टीरिया में डाल सकता हूं, उसे बोलूंगा तू मेरे लिए इंसुलिन बना, और बना देगा तो उसको मार के इंसुलिन निकाल भी सकता हूं। तो सब कुछ कर सकते हैं। हम करते क्या? वी एक्सप्लॉइट अदर ऑर्गेनिज्म अदर देन ह्यूमन। अपने आप इंसान को छोड़कर किसी को भी एक्सप्लॉइट करो, फॉर ह्यूमन वेलफेयर इज बायोटेक्नोलॉजी। सही है, यही करते हैं अपन। अरे थोड़ा बहुत, लेकिन बेस सीक्वेंस तो लगभग एक जैसा है। हाँ, बेस सीक्वेंस तो लगभग एक जैसा है ना, टाइम्स ऑफ रिपीट अलग था। हम्म। हाँ, तो CG था इसीलिए CG वाला ढूंढा। कौन? नहीं, वो पढ़ तो लिया, लेकिन आपको डिस्प्ले थोड़ी ना दे रहा है, वो पहचान के बस रख देगा। पढ़ के तो स्क्रीन पर आपको ये दिखाएगा। हाँ चलिए सुनिए। हाँ, बार बार रिपीट होगा तो सेम सीक्वेंस आएगा। अभी तो हम फंक्शनल पार्ट की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा सुनिए, अब सुनिए सुनिए। एक चीज तो ये थी कि DNA कैसे सीक्वेंस हुआ। दूसरा एक और है, बगल वाले पेज को पलटाओगे तो एक चीज और है, अभी उसके बारे में आपने नहीं पढ़ा। सो थ्योरेटिकल बात करता हूं मैं। सबसे पहले वहां पर एक जगह देखो लिखा होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्निशन साइट, लिखा है इतना बड़ा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्निशन साइट। इसको अंडरलाइन करके लिख दो रेस्ट्रिक्शन साइट। मतलब सिंपल शब्दों में, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्निशन साइट की जगह शॉर्ट में लिख दो रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट लिख दिया। अब सुनिए, देखो एनसीईआरटी कहती है एक चैलेंजिंग टास्क और था। एक चैलेंजिंग टास्क पता है क्या था? DNA को ऐसे काटना कि ओवरलैपिंग रीजन्स आए ताकि उसे अरेंज किया जा सके। दूसरा चैलेंजिंग टास्क था मैप बनाना। मैप तो पढ़ा ही नहीं, वो तो जेनेटिक्स में पढ़ोगे। ये जेनेटिक्स थोड़ी ना, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है एग्जैक्टली exactly। और कभी कभी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी जेनेटिक्स, अब मतलब आज कुछ ना कुछ तो बोल ही दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं
कि जेनेटिक्स के अंदर हम मैप पढ़ेंगे। मैप में क्या होता है, इस सिटी के बाद ये सिटी है, इसके बाद ये सिटी है, इसके बाद ये सिटी है। तो जीन मैप में क्या होगा, क्रोमोसोम 1 में पहले ये जीन है, फिर ये जीन है, फिर ये जीन है। दिस इज मैप, पढ़ेंगे। तो अभी तो कुछ नहीं जानते, तो सिर्फ इतना बता रहा हूं। दूसरा चैलेंजिंग टास्क था मैप बनाना। मैप बनाने के लिए दो इंफॉर्मेशन यूज की गई। मैप बनाने के लिए दो इंफॉर्मेशन यूज की गई। एक है माइक्रो सैटेलाइट, एक है माइक्रो सैटेलाइट, और दूसरी इंफॉर्मेशन है, सुनो इधर ध्यान से सुनो। देखो, जीन ए इतना बड़ा है, तो जीन ए में इतना बड़ा है, तो इसके जस्ट बाद, जैसे VNTR के दाएं बाएं होता है ना रेस्ट्रिक्शन साइट, जीन के दाएं बाएं भी है। तो जीन ए इतना बड़ा है, तो इसके जस्ट बाद रेस्ट्रिक्शन साइट है। जीन भी इतना बड़ा है, तो इसके बाद रेस्ट्रिक्शन साइट। जीन सी इतना बड़ा है, तो इसके बाद रेस्ट्रिक्शन साइट। मतलब हर जीन के बाद रेस्ट्रिक्शन साइट की दूरी अलग अलग है। इसी को बोलूं पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट या वेरिएशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट। भाई अगर इतनी दूर बाद रेस्ट्रिक्शन साइट मिल जाए तो समझ जाएंगे जीन ए वाला एरिया है। अगर इतनी दूर बाद रेस्ट्रिक्शन साइट मिले तो समझ जाएंगे जीन बी वाला एरिया है। अगर इतनी दूर बाद रेस्ट्रिक्शन साइट दिख रहा है मतलब ये जीन सी वाला एरिया है। तो हर जीन के बाद रेस्ट्रिक्शन साइट की पोजीशन अलग अलग है। इसके हिसाब से हम जीन को लोकेट भी कर सकते हैं। तो यहां पर अभी इस पैराग्राफ से सिर्फ आपको ये इंफॉर्मेशन लेनी है कि जेनेटिक मैप बनाने के लिए दो इंफॉर्मेशन यूज की गई, एक माइक्रो सैटेलाइट की और दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट। हर जीन के बाद रेस्ट्रिक्शन साइट की पोजीशन अलग अलग है, तो उसके बेस पर लोकेट कर सकते हैं। एक बार पढ़ लो वहां पर मैप कैसे बनाया गया। लिखा है, दिस वॉज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ, एक तो पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट, अलग अलग जीन्स के बीच रेस्ट्रिक्शन साइट की पोजीशन अलग है, वो इंफॉर्मेशन यूज की गई। और दूसरी क्या यूज की गई, माइक्रो सैटेलाइट। ओ भाई सब समझ में आ गया? मैं पूछना शुरू करूं? नहीं समझ, इस बार ज्यादा स्कोर कर लिया गया। 650, 700। हाँ, तो फिर फोकस, भाई ध्यान से सुन। जब तक हम ओरिएंटेड नहीं होंगे तो नंबर तो ऐसे ही आते रहेंगे, और अपन भी बेपरवाह चलने तो क्या है ना, फ्लो में नहीं बहना है। अपन को पढ़ना होगा। नहीं ये सबको बोल रहा हूँ, बाकी लोग हंस रहे हैं चुपचाप, ये पकड़ा गया है। नहीं मैं जितने हैं सबको बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, पढ़ोगे अच्छे से तभी स्कोर बढ़ेगा, नहीं तो वही है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, और बाद में जब आखिरी आएगा तो यार ये क्या किया मैंने। बस इतना ही होता है, काश पढ़ लिया होता। और ये काश कितने साल चलता है वो डिपेंड करता है कि इंसान को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। कुछ लोग के एक साल में हो जाता है, किसी को 2-3 साल में, कईयों को 10-10 साल नहीं होता, चल रहा होता है। हाँ, 2013 वाले बच्चे भी हैं, कुछ अभी भी तैयारी कर रहे हैं। हाँ हैं, 12th में थे 2013 में, अभी भी तैयारी चल रही है, चलने दो। उसके पहले के भी हैं, तो सब चल रहा है। तो ब्रह्म ज्ञान तुरंत पाओ और तुरंत तैयारी करो। क्या है, रनिंग क्लास में हमारे पास टाइम नहीं होता कि ये सब बातें करें। ये बातें करेंगे तो टॉपिक ढीला रह जाएगा, फिर हम इनके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे। दो चीजें होती हैं, या तो गप्पे मार लो या फिर टॉपिक पर फोकस कर लें। टॉपिक पर फोकस करोगे तो टॉपिक तगड़ा हो जाएगा, स्कोर बढ़ेगा। ठीक है भाई, ओके बैक टू द टॉपिक, ज्यादा टाइम नहीं है। ओके सुनिए, अब मैं बोल रहा हूं, इसके बाद जो टॉपिक दिया है वो दिया है सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम। 8-9 पॉइंट्स है, सिर्फ याद रखना है। फिर भी मैं बोल रहा हूं, पहला पॉइंट देखें, ह्यूमन जीनोम में होते हैं 316 मिलियन बेस पेयर। अब मैं क्या करूं, याद करना बस। दूसरा पॉइंट, ऑन एन एवरेज हर जीन 3000 बेसिस का या बेस पेयर का बना होता है। डाटा एक्चुअली बेस पेयर में होना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि जीन इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए,
तो लेकिन अब क्या करें, उन्होंने बेस में दिया तो बेस दिया है तो भी सही मानना, और अगर बेस पेयर में डाटा आ जाए तो समझ जाना कि 1500 नहीं 3000 ही, 3000। अच्छा चलो अब बात उठी है तो ये बताओ, किसी के एनसीईआरटी में पहले पॉइंट में मिलियन बेस पेयर की जगह मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस भी है क्या? है ना? हाँ, 3-4 साल पहले, 3-4 साल पहले एनसीईआरटी में पहला पॉइंट बेस पेयर में डाटा नहीं था, बेसिस में था। लेकिन करेक्शन के दौरान एक बार ये पेज खुल गया उनसे, तो उन्होंने बोला अरे बेस तो होता ही नहीं, बेस पेयर होता है, तो बेस को हटाकर बेस पेयर कर दिया। करेक्शन देख लो किस लेवल का है। सेकंड पॉइंट अभी भी नहीं पढ़ा। जिस दिन सेकंड पॉइंट दोबारा खुलेगा, ये दूसरा पॉइंट वाला, तो 2 जगह बेस में डाटा है, दोनों को बेस पेयर किया जाएगा। मतलब 3000 बेस की जगह 3000 बेस पेयर, 2.4 मिलियन बेस की जगह 2.4 मिलियन बेस पेयर। लेकिन अभी कुछ नहीं करना है आपको, जब तक एनसीईआरटी कुछ ना बोले चलने दो। मेरा कहने का ये है 3000 बेस आ जाए तो सही मानना है, 3000 बेस पेयर आ जाए तो समझना है कि किसी समझदार बंदे ने पेपर बनाया है, करेक्शन करके दिया है, और बेस पेयर सही मानना है। 2.4 मिलियन बेस आए सही मानना है, और बेस पेयर आ जाए तो समझ जाना फिर से समझदार किसी ने बनाया है, तो बेस पेयर क्योंकि ज्यादा सही है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। समझ गए? अच्छा ठीक है। तो ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर है? पहला पॉइंट 3164.7 मिलियन बेस पेयर। दूसरा, ऑन एन एवरेज हमारी हर जीन का साइज 3000 बेसिस के आसपास है, एक्चुअली बेस पेयर होना चाहिए। अच्छा, लेकिन देखते रहो, वो पॉइंट देखते रहो बस, और कुछ नहीं। लेकिन साइज ऑफ जीन बहुत वेरी करता है। हमारी सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाने वाली जीन है, कितना लिखा है? 2.4 मिलियन बेसिस की बनी है। लेकिन अगर बेस पेयर में डाटा आ जाए तो और ज्यादा सही रहेगा। सही है? तो बेस में डाटा है तो भी सही मानना है, बेस पेयर में आ जाए तो भी सही मानना। सर दोनों आ जाए तो नहीं, इतना पागल कोई भी नहीं है कि बेस भी दे दे और बेस पर बताओ कौन सही है। ठीक है, कोई एक होगा। तो 2.4 मिलियन बेस आए तो भी सही है, और 2.4 मिलियन बेस पेयर है तो भी सही है। तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाने वाली जीन हमारी सबसे बड़ी जीन है। कितने बेस पेयर हैं? 2.4 मिलियन बेसिस या बेस पेयर। पता है वो जीन कहां है? ऑन एक्स क्रोमोसोम लिख देना। डिस्ट्रोफिन जीन कहां है हमारी? ऑन एक्स क्रोमोसोम। सही है? अगला देखें, अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में यह दिया है कि पहले यह माना गया था कि ह्यूमन में लगभग 80,000 टू 1,40,000 जीन्स होंगी। ह्यूमन में कितनी जीन होंगी? 80,000 टू 1,40,000 जीन। बाद में ढूंढने बैठे तो पता चला लगभग 30,000 जीन ही है, 30,000 जीन्स ही है। आगे देखते रहो उसी को। 99.9% डीएनए हम सबका सेम है, 0.1% अलग है। अगला पॉइंट देखो, मोर देन 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन के फंक्शन अभी तक नहीं पता है। अगला देखो, लेस देन 2% हमारा डीएनए आरएनए प्रोटीन बनाता है। ये वो पॉइंट है जो बहुत दिनों से बोलते आ रहा हूं मैं। अगला देखो क्या लिखा है, रिपीटिटिव डीएनए खूब सारा होता है। रिपीटिटिव डीएनए क्या है वो भी लिखा है कि एक स्मॉल सेगमेंट होता है डीएनए का, बार बार रिपीट होता रहता है, कभी कभी 100 से 1000 टाइम्स रिपीट होता है। और रिपीटिटिव डीएनए हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, मतलब रिपीटिटिव डीएनए आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता, लेकिन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स और एवोल्यूशन के बारे में बताता है। डायनेमिक्स का मतलब यहां पर शेप है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम शेप एंड एवोल्यूशन के बारे में बताता है। वो क्या है सुन लो। पता है रिपीटिटिव डीएनए सबसे ज्यादा कहां मिलता है? क्रोमोसोम के टर्मिनल पार्ट में। सुनो जरा, रिपीटिटिव डीएनए सबसे ज्यादा कहां मिलता है? क्रोमोसोम के टर्मिनल पार्ट में। तो क्रोमोसोम के टर्मिनल पार्ट में सबसे ज्यादा रिपीटिटिव डीएनए है, तो रिपीटिटिव डीएनए सबसे ज्यादा कहां है? टर्मिनल पार्ट में। तो क्रोमोसोम का शेप और स्ट्रक्चर कौन मेंटेन करवा रहा है? रिपीटिटिव डीएनए ही तो करा रहा है। जो टर्मिनल पार्ट में होगा वही शेप और स्ट्रक्चर मेंटेन कराएगा। सही है?
सर एवोल्यूशन के बारे में कैसे बता रहे हैं? अरे भाई रिपीटिटिव डीएनए में जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंजेस होते जा रहे हैं, मतलब एवोल्यूशन इज गोइंग ऑन। लेकिन अगर रिपीटिटिव डीएनए में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब एवोल्यूशन इज नॉट गोइंग ऑन। सही है? तो ये है रिपीटिटिव डीएनए। फिर अगला पॉइंट देखो, क्रोमोसोम 1 में सबसे ज्यादा जीन है 2968, क्रोमोसोम वाई में सबसे कम जीन है 231, याद रखना है। फिर आखिरी पॉइंट पढ़ा चुका हूं कि 1.4 मिलियन लोकेशन में एसएनपी होता है, एसएनपी होता है, और एक एक बेस का अंतर है ना। और मैंने बोला तो था कि एसएनपी के कारण तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और एनसीईआरटी लिखती है ह्यूमन हिस्ट्री को भी ट्रेस कर सकते हो, ह्यूमन हिस्ट्री को। आपको क्या लगता है एप से ह्यूमन एक झटके में बन गया? नहीं। तो पक्का एप से लेकर मॉडर्न ह्यूमन बनने तक एक एक बेस पेयर का चेंज होता रहा और फिर ह्यूमन बन गया। तो अगर एप से लेकर हम ह्यूमन तक पढ़ें तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एक एक बेस का अंतर पढ़ते जाओ तो आपको पता चलेगा कौन कौन से बेस चेंज होने से कौन बना, फिर कौन बना, फिर कौन बना, फिर कौन बना, और फाइनली मॉडर्न ह्यूमन बना। तो एक एक बेस के डिफरेंस से ही आगे चलकर एप से टोटल क्या बन पाया है? मॉडर्न ह्यूमन। क्लियर है? दैट इज ऑल। तो ये था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और इस तरह ये चैप्टर पूरा होता है। अब सबसे पहले आप ऐसा करो, ये हिस्सा आपको कहीं नहीं मिलेगा किसी भी बुक में, ये हिस्सा कि ये ओवरलैपिंग रीजन के बेस पर कैसे अरेंज किया था, ये बना लो। फिर मैं 4-5 डेफिनेशन लेकर आ रहा हूं अगले चैप्टर की। बिल्कुल अच्छे काम में मैं देरी बिल्कुल नहीं करता। हाँ, और हाँ, अच्छा उनको बोलना है। चलो आगे बनाओ ये। हाँ बच्चे, वहां पर सिर्फ याद रखना है कि मैप बनाने के लिए दो इंफॉर्मेशन यूज की गई थी, माइक्रो सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन और पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन सेट। मिनी सैटेलाइट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज किया, अब मैप बनाने के लिए माइक्रो सैटेलाइट। हाँ, याद ही करना है उसको, और कुछ नहीं। क्या होता है? फंक्शन लेस देन 2%। वो ये कह रहा है कि लेस देन 2% ये फंक्शनल है, तो हमने जीन तो खोज ली, लेकिन एग्जैक्टली वो जीन क्या करता है वो अभी अच्छे से हमें नहीं पता है। फंक्शनल जीन बोल दिया, ठीक है भाई। तो ये बना दो, और अच्छा ठीक है, वो वाला हिस्सा। हाँ, क्या चीज? उसमें कुछ नहीं है, पर बोल दूं एक बार? अच्छा बोल देता हूं। अच्छा सुन लो भाई, कुछ बोलने को बोल रहे हैं ये लोग कि सर नहीं, उधर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर भी वहां एनसीईआरटी में लिखा है एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। वहां यही है कि जब तक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नहीं हुआ था, हम एक समय पर एक या दो जीन पढ़ पाते थे, लेकिन जब से ये सीक्वेंस हो गया है, हम एक सेल में जितनी भी जीन है सबको एक साथ पढ़ सकते हैं। किसी टिश्यू में, ऑर्गन में, ट्यूमर में दसों हजारों जीन कैसे काम कर रही है सब पढ़ सकते हैं। कैसे सारी जीन आरएनए बना रही है, प्रोटीन बना रही है, सब पढ़ सकते हैं। और सारी प्रोटीन कैसे इंटरकनेक्ट होकर रन कर रही है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। अगले पेज का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के देखो, बहुत बड़ा प्यारा लिखा है। ढेर सारी प्रोटीन कैसे इंटरैक्ट कर रही हैं टू ऑर्केस्ट्रेट द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रेट का मतलब रन। हाँ, ऑर्केस्ट्रा ही तो है, हमारी लाइफ में ऑर्केस्ट्रा ही है। मतलब
हर एक केमिकल, हर एक जीन अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। किसी का काम है गिटार बजाना, कोई कॉन्गो पर है, कोई ड्रम पे है, कोई इस पे, कोई इस पे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और रन कर रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो ऑर्केस्ट्रेट का मतलब वहां पर रन है, टू रन द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। हो गया? कौन बोलना चाहे? हाँ ठीक है, कंप्लीट करें। हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पेपर डिस्कस करने में कहाँ टाइम लगे। चिंता ना करो, बस चलते हैं। आखिरी क्लास है, मौका है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बात ये है, देखो अभी तक जो चैप्टर आप पढ़ रहे थे, इसको एक बार दोबारा रिवाइज करके रख लें। खास करके जो प्रोसेस से रिलेटेड बातें हैं, रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये मेथड्स एक बार पढ़ लेना चाहिए। और बात रही, नहीं दो चार डेफिनेशन ही दे रहा हूं बस, हो गया और कुछ नहीं। वो कहता है ना सुमुहूर्त वाला काम, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, इसमें कुछ डेफिनेशन बोलने जा रहा हूं मैं, और वो डेफिनेशन फिर लिख दूंगा, आप भी लिख लेना। देखो, कोई पूछे जेनेटिक्स क्या है, ठीक है, तो इधर आओ, इधर 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 देखो। जेनेटिक्स की अगर कोई बात करे तो सबसे पहले जेनेटिक्स टर्म दिया था विलियम बेटसन ने। विलियम बेटसन ने। पता है जेनेटिक्स वर्ड आया है एक ग्रीक वर्ड जेनेसिस से। जेनेसिस का मतलब होता है टू बिकम और टू ग्रो इनटू, टू बिकम और टू ग्रो इनटू। जेनेटिक्स से क्या लेना देना इसका? अरे भाई एक एम्ब्रियो है, अब वो किस में डेवलप होगा? एक एम्ब्रियो है, वो किस में डेवलप होगा? ये किससे डिसाइड होगा? उसके पेरेंट से। अगर पेरेंट उसके इंसान है तो एम्ब्रियो इंसान में डेवलप होगा। कुत्ते का है तो कुत्ता बनेगा, बिल्ली का है तो बिल्ली बनेगा। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट हेरिडिटी। हेरिडिटी की बात हो रही है, किस में डेवलप होगा कोई। अच्छा सुनिए, जेनेटिक्स को अगर डिफाइन करना हो तो बोलूं, कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन को पढ़ना क्या कहलाएगा? जेनेटिक्स। लेकिन बात आई जेनेटिक्स है, हेरिडिटी और वेरिएशन है क्या? एक बार थोड़ा देख लीजिए, किसको किसको पढ़ना जेनेटिक्स है? हेरिडिटी और वेरिएशन। सबसे पहले मैं हेरिडिटी को डिफाइन कर रहा हूं। क्या? अरे कैरेक्टर का पेरेंट से बच्चों तक जाना। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से बच्चों तक कैरेक्टर जाना क्या कहलाएगा? हेरिडिटी। तो हेरिडिटी और वेरिएशन पढ़ना जेनेटिक्स। हेरिडिटी क्या पता चल गया, तो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन क्या है? अब एक बार सारे डेफिनेशन सुन लो, फिर मैं बोलूंगा, फिर इसके बाद लिख लेंगे दोनों, आप भी मैं भी। हेरिडिटी क्या है समझ गए? कैरेक्टर का पेरेंट से बच्चों तक जाना। वेरिएशन, वेरिएशन को मैं दो तरीके से डिफाइन कर रहा हूं। पहला, इस क्लास में मैक्सिमम लोग इंसान हैं, मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, फिर भी अलग है, दिस इज वेरिएशन। मतलब differences that are seen, differences that are seen among
द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। क्या है? वेरिएशन। दूसरी डेफिनेशन सुनो एनसीईआरटी के हिसाब से। प्रोजेनी मतलब समझते हो? प्रोजेनी मतलब बच्चे, ऑफस्प्रिंग। सुनो इधर, डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। हम अपने पेरेंट्स से कितना अलग है, दैट इज वेरिएशन। या बोल दो हम एक ही स्पीसीज के मेंबर है फिर भी अलग है थोड़ा थोड़ा, दिस इज वेरिएशन। वेरिएशन दो तरह का होता है, कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। कंटिन्यूअस वेरिएशन क्या होता है? छोटा छोटा चेंज जो हर जनरेशन में दिखे, नाम ही कंटिन्यूअस है। छोटा छोटा चेंज जो हर जनरेशन में दिखे। रीजन क्या है छोटा छोटा चेंज का? क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। अचानक से कोई बड़ा चेंज हो जाए, अचानक से कोई बड़ा चेंज हो जाए। और डिसकंटिन्यूअस नाम ही बता रहा है हर जनरेशन में नहीं आएगा। तो अचानक से कोई बड़ा चेंज हो जाए और हर जनरेशन में ना आए, उसे क्या बोलोगे? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। और इसका रीजन बिल्कुल सही बोल रहा है, म्यूटेशन। एग्जांपल देता हूं, ऋतिक रोशन की 6 उंगलियां हैं, ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, बड़ा चेंज है, लेकिन हर जनरेशन में नहीं आएगा, उसके हर बच्चे के 6 उंगलियां नहीं होंगी। तो बड़ा चेंज हो जाए अचानक से और जो हर जनरेशन में ना दिखे, उसे क्या बोलोगे? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, एक और बात, अक्सर लोग इन दो शब्दों में कंफ्यूज रहते हैं, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। किसमें? हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। तो हेरिडिटी तो साफ साफ दिख रहा है, कैरेक्टर का पेरेंट से बच्चों तक जाना। तो फिर इनहेरिटेंस क्या है? सुनिएगा, बच्चों तक कैरेक्टर जाना हेरिडिटी है, लेकिन जिस प्रोसेस से कैरेक्टर बच्चों तक जा रहे हैं, बच्चों तक कैरेक्टर जाना इज हेरिडिटी, लेकिन जिस प्रोसेस से कैरेक्टर बच्चों तक जा रहे हैं उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। तभी तो मैं बोलता हूं कि इनहेरिटेंस इज बेसिस ऑफ हेरिडिटी। अरे जब इनहेरिटेंस नाम का प्रोसेस होगा तभी तो कैरेक्टर बच्चों तक जाएगा। तो हेरिडिटी का बेसिस कौन हुआ? इनहेरिटेंस। क्लियर है? चलो लिख लो डेफिनेशंस। वेरिएशन की 2 डेफिनेशन बोली मैंने। पहला, differences that are seen among the members of same species। एक तो ये डेफिनेशन बोली मैंने। दूसरा बोला degree by which progeny differ from their parents। और वेरिएशन 2 टाइप का है, एक है कंटिन्यूअस वेरिएशन, और कंटिन्यूअस वेरिएशन में क्या? स्मॉल चेंजेस दैट appear in every generation, small changes that appear in every generation। और रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। और जो दूसरा है वो है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। और ये जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है ये क्या है? sudden large change that do not appear in every generation, रीजन क्या है इसका? म्यूटेशन। रीजन है म्यूटेशन। हेरिडिटी और वेरिएशन हो गया। अंत में मैंने इनहेरिटेंस को डिफाइन किया था। क्या था वो? द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम
पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जिस प्रोसेस से कैरेक्टर बच्चों तक जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। इसीलिए तो मैंने बोला इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ओ, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में अंतर तो क्लियर है ना? बच्चों तक कैरेक्टर जाना हेरिडिटी, और जिस प्रोसेस से कैरेक्टर बच्चों तक जा रहा है उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, चलो अब मॉड्यूल, ओ सॉरी मॉड्यूल नहीं, क्वेश्चंस। हाँ 180 कुछ है क्या उसमें? क्या एटीपी रिक्वायर्ड? एनसीईआरटी पढ़ा था तूने? एक्सप्लेनेशन सही नहीं, अभी देख लेते हैं। एनसीईआरटी में खुद ही देयर फोर करके लिखा हुआ है, तूने देखा नहीं होगा, है ना? क्या नाम है तेरा? अभिनव, ठीक है। हाईएस्ट मार्क्स कितने गए भाई इस बैच के? 645। अच्छा 645। फिर सेकंड हाईएस्ट कौन है 645 के बाद? 630। तो बस मेहनत करो, थोड़ा बढ़ाओ लेवल, है ना? हाँ और पेपर तो दो। हाँ लाओ भाई लाओ, इतना लेट नहीं हुए हैं हम, कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब अगली क्लास में ये सॉरी, अगली क्लास में जो जेनेटिक्स का एक्चुअल चैप्टर क्लासिकल जेनेटिक्स का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन और थोड़ा बहुत पढ़ेंगे भी। अभी अगली क्लास हल्की फुल्की रहेगी, लेकिन हाँ फिर भी मेरा हल्का फुल्का भी आपके लिए भारी पड़ जाता है, इसलिए पढ़ेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब अब मतलब आपके अच्छे दिन शुरू हो गए अब यहीं से, दिमाग पर बोझ थोड़ा कम रहेगा। ये क्वेश्चन 164 कर पाए क्या? CUGA 3 बार। कितने लोगों ने गलत किया? नहीं, कुछ लोग तुक्का लगा के सही किया। CUGA 3 बार सही हुआ। अच्छा हाँ, इसमें तो ये तो फ्री में नंबर देने वाली बात थी। CUGA CUGA CUGA, 3 बेस का 1 कोडॉन, 3 बेस का 1 कोडॉन, 3 बेस का 1 कोडॉन, 3 कोडॉन है, चौथा तो स्टॉप कोडॉन है। तो 4 ही तो अमीनो एसिड की जगह 3 कोड होंगे, चौथा तो स्टॉप कोडॉन है। क्या कहते हो? अच्छा, इसके बाद हाँ 160। अरे स्टॉप कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन नहीं एग्जिस्ट करता, बताया था ना, देयर आर नो एनी टीआरएनए टू बाइंड विथ स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं? UAA, UAG, UGA। तो इसका एंटी कोडॉन अगर होता तो टीआरएनए में क्या होता? AUU, AUC, ACU। तो कौन सा वाला दिया है? दिया है क्या? AUC दिया तो है। स्टॉप कोडॉन का कोई टीआरएनए एंटी कोडॉन नहीं होता। आ रहा हूं 166। पेप किस स्टेप में एनर्जी नहीं लगेगी? लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट के जुड़ने में, लेकिन उसमें एनर्जी जरूर लगेगी पॉलीपेप्टाइडिल टीआरएनए को शिफ्ट होने में। अरे भाई, पी साइट ए साइट राइबोसोम में है, तो ये जो टीआरएनए शिफ्टिंग की बात हो रही है, ये तो राइबोसोम चलेगा तभी शिफ्ट होगा ना, और राइबोसोम चलने में जीटीपी खर्च होता है, इसीलिए 3 हो जाएंगे। हाँ हाँ, आ तो गए 60 अमीनो एसिड और 1-2 स्टॉप कोडॉन। अमीनो एसिड का नंबर पार होना चाहिए, मैंने बोला था, सही है। हाँ, इसके बाद 167 सही किया गया। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा, तो जैसा डीएनए है वैसा ही तो आरएनए बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल। अच्छा चलो मैं आता हूं मेन मुद्दे पर।
179 तो मैं क्लास में करा गया था, आखिरी में जानबूझ के करा गया था। ये किस तरह के क्वेश्चन टेस्ट पेपर में भी है। डीएनए दिया हुआ है, एमआरएनए बनाना था, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए। क्वेश्चन नंबर 181 देखो, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन वो एनर्जी कहां से आती है? एस्टर बॉन्ड को तोड़ने से। लेकिन एस्टर बॉन्ड तोड़ने से एनर्जी क्यों बनी, क्यों निकली एस्टर बॉन्ड तोड़ने से? क्योंकि एस्टर बॉन्ड बनाने में एनर्जी लगी थी। और वो एनर्जी कहां से आई थी? एटीपी वाली ही तो आई थी। सही है, तो एनसीईआरटी पढ़ना, देयरफॉर करके मिलेगा। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में एनर्जी चाहिए, इसीलिए अमीनो एसिड को पहले से एनर्जी देके बैठा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 192, 183, लैक्टोज का ही दूसरा नाम बीटा गैलेक्टोसाइड है, भूल गए क्या? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है। 184 पेप्टाइड बॉन्ड वाला क्वेश्चन हो गया है। मैंने क्लास में बोला था, शुरुआत वाले अमीनो एसिड का CH बाद वाले का NH2 के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और कौन सा बोल रहा है? 192 यूकैरियोट में पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनवाएगा? 28 srRNA। अब प्रोकैरियोट में 23 srRNA। तो यूकैरियोट में 28 srRNA कहां मिलता है? क्या बच्चे? क्या नहीं होता? प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज होता है, यूकैरियोट में 3 होते हैं। सही है, चलिए फिर। हाँ चले रहा है। ये पेपर किसका था? ये लो भाई, जिसको जो डाउट हो बाद में पूछ लेंगे। ओके ऑनलाइन वालों, बाय बाय। अच्छे से मेहनत करें अगले राउंड के लिए। वैसे भी अभी मैं बीच में छुट्टी में रहूंगा, तो मेरा टॉपिक अगली बार कम ही आएगा। 3 खुश होने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा।